कल हमने एक रिजल्ट डिस्कवर किया था कि m इज इक्वल्स टू आई इंटू ए, है ना, क्योंकि टॉर्क हमारा ये आया था, टॉर्क का ये फॉर्मूला आया था आई इंटू एरिया उस लूप का था ए बी, और इंटू में बी, ये। और मैंने बोला था कि आई इंटू उस लूप का एरिया जो है उसको आप m बोल दीजिए, तो m भी आ गया था टॉर्क, ठीक है। और इस m वर्ड को अपन कहते हैं, इस m वर्ड को अपन कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। अब हम इस चैप्टर के एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जिसमें हम m को पढ़ेंगे। मैंने आपको 3 एस्पेक्ट्स ऑफ दिस चैप्टर बताए थे। एक तो कि मूविंग चार्ज जो है, अगर ऑब्वियसली एक चार्ज जो मोशन में है वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड, और एक चार्ज जो मोशन में है वो एक्सपीरियंस करता है मैग्नेटिक फोर्स, और एक चार्ज जो मोशन में है तो वो बिहेव करता है एज ए मैग्नेटिक डाइपोल में बिहेव। तो अभी अपन उसके बारे में देख रहे हैं। जैसे मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से, इसको m कहने का और इस डेफिनेशन को कहने का एक कारण है हमारे पास। वो कारण अभी हम डिटेल में डिस्क्लोज करेंगे कि इसको हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर ही क्यों कहा है इस m को, है ना। देखो टॉर्क का क्या फॉर्मूला आया है, एम बी फॉर्मूला आया हमारे पास अभी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये जो m है ना, m, अगर ये मैं इसको वेक्टर लिख रहा हूं तो इसका एक डायरेक्शन होना चाहिए, इट शुड हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, है ना। मैग्नीट्यूड तो हम लिख चुके, उसको भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा हर टर्म को, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका डायरेक्शन एक्सप्लेन कर देता हूं। m का जो डायरेक्शन रहता है ना प्यारे बच्चों, वो रहता है करंट के डायरेक्शन के अंदर। जैसे ये एक लूप है, किसी लूप के लिए m डिफाइन होता है, ये m क्या चीज है उसको मैं डिफाइन कर रहा हूं डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में। फिर इसका फिजिकल, इस रिजल्ट को फिजिकली अप्रिशिएट करेंगे कि इसको m नाम हमने क्यों दिया है, ठीक है। सबसे पहले इसको सिर्फ एक मैथमेटिकल वर्जन से देख रहे हैं कि ये क्या चीज है हमने जो डिफाइन किया। ऐसा एक करंट कैरिंग लूप था बच्चों, इसके लिए m का डायरेक्शन होगा, m का डायरेक्शन क्या होगा, m का डायरेक्शन होगा राइट हैंड थंब रूल से हम इसको प्रोवाइड कराएंगे। हमको क्या करना है, फिंगर को कर्ल करना है, कर्ल फिंगर अलोंग, अलोंग व्हाट, अलोंग डायरेक्शन ऑफ करंट, अलोंग करंट लिख देता हूं। एक करंट कैरिंग लूप के लिए m डिफाइन होता है तो एक लूप बनेगा ही बनेगा, उसके अलोंग आप फिंगर को क्या कर दीजिए, कर्ल कर दीजिए। तो जो थंब का डायरेक्शन होगा, थंब का जो डायरेक्शन होगा वो किसका डायरेक्शन होगा, m वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ये m का डायरेक्शन के बारे में बात हो गई। और मैग्नीट्यूड इसका कितना होगा, i इंटू में a, i इंटू में एरिया हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे ये करंट कैरिंग लूप है बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनना, इसके डेफिनेशन के लिए बहुत ध्यान से सुनना, है ना। एरिया ए क्या है, आई क्या है। जैसे इन पर्टिकुलर जैसे ये करंट आई है और ये स्क्वायर या फिर कोई भी साइड एल, ये साइड एल है और ये साइड है लेट से बी, ठीक है, इसमें करंट जा रहा है। तो इसमें आई क्या है, आई है अमाउंट ऑफ करंट, करंट फ्लोइंग इन द लूप, उस लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है उसका अमाउंट है आई, वेरी सिंपल। ए थोड़ा सा शानदार है, ए को अभी आप सुन के बहुत ध्यान से समझिएगा। ए होता है एरिया एनक्लोज्ड बाय द करंट। ये क्या चीज है बच्चों, जैसे इस वक्त इस करंट ने जो एरिया एनक्लोज कर रखा होता है ना, वो एरिया ए वहां पे लिखा होगा। कौन से करंट ने, इस करंट आई ने जो एरिया एनक्लोज करके रखा होगा वो एरिया वहां पे आएगा ए वाले में। ये जो करंट आई यहाँ पे है, इस करंट आई ने जो एरिया एनक्लोज करके रखा हुआ है वो एरिया आएगा। इसको मैं 3 बार बोल दिया। इसको कभी अप्लाई करने की बारी आएगी तब मैं आपको वापस रिवाइंड कराऊंगा कि मैंने आपको बताया था और आपने लगाया नहीं ये बात, ठीक है।
और डायरेक्शन तो हो ही गई, डायरेक्शन ऑफ ट्राइवर्सिंग को देखेंगे और जिसे थंब पॉइंट करेगा उस तरफ क्या हो जाएगा, उस तरफ क्या हो जाएगा, एम वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है इसके फिजिकल एप्रिसिएशन की, इस रिजल्ट के, कि यार इसको हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्यों कहा है, आई इंटू ए को। अच्छा मैं एक और चीज बता दूं आपको उससे पहले, जैसे ये लूप है, ठीक है, इसका ए, ये साइड एल, ये साइड बी है और इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इसका एम कैसे लिखेंगे, एम लिखा जाएगा, एरिया है एल बी और करंट है आई, ये एम होगा और डायरेक्शन इसका होगा के कैप में। लेकिन अगर इसके अंदर एन टर्न्स हैं, यहीं पे कितने टर्न्स हैं, एन, तो ये तो एक टर्न का एम हुआ, और एन टर्न्स का, अगर एन टर्न्स हैं, एन टर्न्स हैं ये, एन टर्न्स हैं ये, इस प्रकार से एन टर्न्स हैं, और सारों का एरिया एनक्लोज लगभग, देखो ऐसा नहीं है कि तुम ऐसा मत मानना एक के ऊपर एक, के ऊपर एक टर्न है, एरिया एनक्लोज कितना है, एल बी है। इस फिगर को मैसी ना करने के लिए मैं इसी में मान लेता हूं, इसी में कितने टर्न्स हैं, एन, तो एम कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा एन टाइम्स हो जाएगा, हर एक का इतना होगा मैग्नेटिक मोमेंट, हर एक आई करंट की वजह से, तो एन टर्न्स का कितना हो जाएगा, एन टाइम्स आई ए मतलब एल बी, ये हो जाएगा नेट एम वेक्टर। ये सिंगल का तो होता है ना, और ये हो जाएगा एन टर्न्स का नीचे वाला। इस बात को याद रखेंगे, इसका डायरेक्शन आपको पता चल ही रहा है, करंट का डायरेक्शन देखेंगे और ये डायरेक्शन हो जाएगा आपके एम का। ठीक है, एम कैसे डिफाइंड है मैंने थोड़ा सा बता दिया है, इसको हम कैलकुलेट भी करेंगे, पर कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको एम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। वो बात ये है कि एम अगर हमने कुछ लिखा है तो वो क्यों लिखा है। आपने अभी भी टॉर्क का एक्सप्रेशन देखा, कितना था, एम बी, इसको अगर आप जनरलाइज करते हैं ना तो आंसर आता, टॉर्क होता है एम क्रॉस बी। मैं जनरलाइज भी करूंगा आपके सामने अभी इधर ही, टॉर्क होता है एम क्रॉस बी। ऐसा एक्सप्रेशन टॉर्क का हमने क्या कभी अपने जीवन में पहले देखा है क्या, कब देखा है, पी क्रॉस ई, बहुत बढ़िया। टॉर्क होता है, एनालॉजी की तरफ जा रहे हैं, पी क्रॉस ई, मे बी कोइंसिडेंस हो, मे बी क्या हो, कोइंसिडेंस। पी क्या चीज था, पी था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर था। और एम क्या चीज है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। पी का कुछ वैल्यू हुआ करता था, वो हुआ करता था दो चार्जों में से किसी जो मैग्नीट्यूड है वो, और इनटू में डिस्टेंस बिटवीन देम। एक्चुअली पी जो है वो हायर लेवल पे ऐसे डिफाइंड आपको पता ही है, क्यू आई आर आई का समेशन, ये होता है पी। अगर हाँ समेशन ऑफ क्यू आई अगर जीरो, सभी चार्जेस का सम जीरो हो, तो पी इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन होता है, जो आपके सिलेबस का पार्ट है, जिसको आप टेक्निकली डाइपोल बोलते हो, दो इक्वल चार्जेस जो अपोजिट पोलैरिटी के हैं उनसे बना हुआ एक युक्ति को आप डाइपोल बोलते हो। अच्छा, ये यहाँ पे हमने पी की जगह पे यूज किया है एम और ई की जगह यूज किया है बी। अब आपको याद कराऊं मैं, तो आप कोशिश कीजिए ये चीज सोचने की कि ऐसे कोई डाइपोल था, बहुत बड़ा बना दिया मैंने, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे था, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज था, प्लस क्यू, और यहाँ पे कौन सा चार्ज था, माइनस क्यू, और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो आपको मैंने उस टाइम बताया था, आप याद करने की कोशिश करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करने की कोशिश करता है, पी को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है। पी क्रॉस ई इसीलिए लिखते हैं, आर क्रॉस एफ क्यों लिखते हैं, आर क्रॉस एफ क्यों लिखते हैं कि एफ जो है ऐसे फोर्स लग रहा है, तो इसका टॉर्क अपन ऐसे आर क्रॉस एफ ऐसा ही तो लिखते हैं टॉर्क। इसी आधार पे मैंने बताया था कि पी क्रॉस ई क्यों लिख रहे हैं। और मैंने एक और बात बताई थी आपको कि ई हमेशा ऐसा प्रयास करेगा कि पी उसकी तरफ हो जाए। आज जाइए इसकी दोबारा जांच कर लेते हैं, इस पे किधर फोर्स लगेगा, क्यू ई वैल्यू का इधर, और इस पे किधर फोर्स लगेगा, क्यू ई वैल्यू का इधर, और ये इस तरफ ऐसे घूम जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, हाँ या ना, ऐसा हमने देखा था। तो क्या इसके साथ वो सिमिलरिटी है, अगर इसको एम कह दें तो एक सिमिलरिटी तो देखें यार, एक तो कुछ तो फायदा हो हमें एम लिखने का इसका। तो देखो मैंने आपको कुछ एक सवाल दिए थे, अब अपन कुछ अलग केसेस करते हैं, या वही सवाल दोबारा देख लेते हैं एक बार, तो उन्हीं सवालों को दोबारा लिखते हैं। मैंने एक लूप दिया था आपको ऐसा, एल बी कुछ साइड का, एक बार मैंने मैग्नेटिक फील्ड दी थी अंदर की तरफ, और एक बार मैग्नेटिक फील्ड मैंने दी थी इस तरफ, याद आया आपको,
एक बार मैग्नेटिक फील्ड दी थी इस तरफ और करंट का डायरेक्शन ये दिया था आपको, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ये दी थी और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बी आपको ये दी थी और करंट का डायरेक्शन दोनों बार ये दिया था, याद है? और यही लूप था। देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से। वो ये है कि अगर आप ये कर्ल करते हो तो एम का डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, यानी ये दोनों क्या हुए? एंटी पैरेलल हुए। अगर ये दोनों एंटी पैरेलल है तो टॉर्क कितना आया था इस केस में? 0 आया था। मैं वापस से दिखाऊंगा आपको टॉर्क। इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये इधर, तो फोर्स इधर लग रहा है, इसके ऊपर इधर लगेगा। इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अंदर और करंट का डायरेक्शन ऊपर, तो फोर्स इधर लगेगा। ये सब समझा चुका हूं मैं। और इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अंदर और ये करंट इधर, तो फोर्स इधर लग रहा है, यानी नेट फोर्स लग रहा है 0 ऑब्वियसली। और नेट टॉर्क भी इसके ऊपर आया था 0। इस केस में टॉर्क आया था 0। क्या आप m क्रॉस b से ये बात डायरेक्ट बता सकते हैं कि नेट टॉर्क 0 आएगा? हाँ, क्योंकि m और b आपस में कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? 180 डिग्री, एंटी पैरेलल है वो। m क्रॉस b इसका 0 है, यानी हमें ये कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ रही। याद है आपको? मैंने आपको बोला था ये इधर घुमाने की कोशिश करेगा, मैंने बिना सॉल्व करे आपको बोल दिया था ये बात। अच्छा, इसमें टॉर्क किधर लाए थे आप? ये b और ये I तो इसी तरफ है, I dl क्रॉस b। तो इसके ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की, इसके ऊपर फोर्स देखना, इस सेगमेंट के ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये ऐसे है, तो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। इसके ऊपर किधर है? मैग्नेटिक फील्ड इधर है और करंट नीचे की तरफ है, तो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। इसके ऊपर आउटसाइड था, इसके ऊपर इनसाइड था। ये सुनो, और टॉर्क कितना लगा था? एम बी साइन थीटा लगना चाहिए। एम किधर है इसका? एम किधर है? एम ये लूप डिफाइन करता है बाहर की तरफ, और बी इधर है, तो दोनों परपेंडिकुलर है। तो हमने पहले प्रेडिक्ट कर दिया टॉर्क लगेगा एम बी, और एम क्या चीज है? आई इंटू एरिया इंटू बी। चेक कर लेते हैं, हमने चेक किया था, इसी से डिराइव किया था एम का फॉर्मूला भी हमने। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब ये बताओ कि एम इस तरफ है और बी क्या करने की कोशिश करता है? एम को बी की तरफ अलाइन करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि पी को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करने की कोशिश करता था? अपनी तरफ अलाइन करने की कोशिश करता था। तो एम इधर है और बी अगर उधर है, तो ये जो इधर एम है, इसका एम इधर होने के लिए इस लूप को ऐसा घूमना पड़ेगा ना, तभी तो इधर एम हो जाएगा इसका। तो ऐसा हो रहा है, कोशिश हो रही है कि नहीं हो रही? ये फोर्स इधर लग रहा है, ये वो फोर्स अंदर लग रहा है, एम को बी की तरफ होने की कोशिश करवाई जा रही है। अच्छा, एक और चीज देख लेते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट क्यों लिखा मैंने। जैसे मान लीजिए कि ये लूप है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ है बी वैल्यू का। लेट से मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो अपन ने देखा कि एम बी टॉर्क लग रहा है ऐसा। इस लूप को आप थोड़ा सा यहां से उठा दीजिए ऐसे। जैसे अगर ये लूप है ना, अगर ये चीज लूप है यही वाला, तो अपन क्या कर रहे हैं, इस लूप को ऐसे उठा दे रहे हैं। तो कॉपी में तो बन नहीं पाएगा इसमें, तो ये मेरे बात समझ रहे हो, ऐसे उठा दे रहे हैं। तो अब बी की तरफ जाया जा रहा है, ये तो कुछ बी की तरफ हो चुका है, तो टॉर्क उतना जोर से नहीं लगेगा जितना जोर से लगना चाहिए एम का कुछ कंपोनेंट बी की तरफ भी है। तो आइए चेक करते हैं एक बार। देखो मेरी बात सुनो, इसको मैं ऐसे उठा के, लेट से मैंने इसको थीटा एंगल उठा दिया ऐसे, ऐसा कुछ दिखा पाऊंगा मैं चित्र में? तो ये थीटा एंगल उठ गया है, बाहर आ गया है ये पन्ने के थीटा एंगल। तो अब जो डिस्टेंस थी ना, ये जो भी एल बी आपने ले रखी थी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? एल की बजाय कितनी हो जाएगी? एल कोस थीटा हो जाएगी। बिल्कुल सही बोला आपने, एल कोस थीटा। जी फोर्स है इसका, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो फोर्स हो जाएगा, फोर्स और डिस्टेंस के बीच में फोर्स था आई एल बी, आई करंट, और ये साइड कितनी थी? बी। अगर ये एल है तो यार ये बी हो जाएगी, आई साइड का लेंथ, आई लेंथ क्रॉस बी, मैग्नेटिक फील्ड बी, ये तो फोर्स इनटू में एल कॉस थीटा। इसको क्या कह सकते हैं? एल और बी को क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? एरिया ए। ये क्या हो जाएगा? आई इंटू एरिया एम बी कॉस थीटा। अरे यार सर, ये तो एम बी कॉस थीटा आ गया, आपने तो साइन थीटा बोला था। लेकिन आप मेरी बात सुनो ध्यान से, इसका बी इधर है। इस वक्त पहले बार जो एम था, वो एम किधर था? इस एरिया ये कहाँ था? परपेंडिकुलर। अरे हाँ कि नहीं? दो लाइनों के बीच में, इनके बीच में हॉरिजॉन्टल से ये एंगल ये बन रहा है थीटा। जैसे ये थीटा कुछ भी नहीं उठा था, तो एम पूरा का पूरा इसके 90 डिग्री पे था। अब ये थीटा जैसे जैसे खुद 90 हो जाएगा, तो एम पूरा का पूरा कितना हो जाएगा? मतलब कि इस तरफ हो जाएगा जिस तरफ बी है। यानी एम और बी के बीच में जब ये एंगल कुछ भी नहीं है,
जब ये एंगल कुछ भी नहीं है तो एम और बी के बीच में एंगल कितना है? 90। एम इधर है, बी इधर है, 90 है। जब ये एंगल थीटा है या जब ये एंगल 90 हो जाता है तो एम और बी के बीच में एंगल कितना हो जाता है? 0। तो एम और बी के अंदर एंगल है कितना अभी? 90 माइनस थीटा है, क्योंकि थीटा जब 0 है तो एंगल कितना है? 90। जनरल पॉइंट पर एंगल होगा 90 माइनस थीटा। थीटा जब 0 है तो एंगल कितना है? 90। थीटा जब 90 है तो एंगल कितना है? 0। तो कभी भी एंगल कितना है जब थीटा थीटा है? तो 90 माइनस थीटा। तो हम अभी भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, एम क्रॉस बी, एम बी साइन ऑफ एंगल बिटवीन एम एंड बी विच इज 90 माइनस थीटा, विच इज सेम रिजल्ट। वाओ व्हाट ए सिमिलैरिटी। ये महज कॉन्सिडेंस हो सकता है। तो अपन यार इतनी सी बात के लिए इसको एक और वर्ड डिफाइन करते फिर फिजिक्स में, अच्छी बात नहीं है। मैं आपको कुछ और कोइंसिडेंसेस दिखाता हूँ, इतना आप नोट कीजिए एक बार। तो ये एक सिमिलैरिटी है इनके बीच में, हो सकता है मात्र कोइंसिडेंस हो। आप देखिए मेरी बात सुनिए, आपको एक टर्म याद होगा, मैंने ऐसा बोला था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्जेस पे फोर्स क्या लगता था? डाइपोल पे मिला के 0 लगता था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। वजह क्या थी? कि ये चार्ज जहां क्यू रखा हुआ है और ये माइनस क्यू रखा हुआ है, कहीं प्लस क्यू कहीं माइनस क्यू, और सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, तो इसके ऊपर क्यू ई फोर्स इधर लगेगा और माइनस वाले पर इसके अपोजिट लगेगा यार। तो नेट फोर्स क्या लगेगा इसके ऊपर? हमेशा 0 लगेगा अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो नॉन यूनिफॉर्म में दोनों केस होते हैं, नेट फोर्स 0 भी लग सकता है और नॉन 0 भी लग सकता है। ये क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बोला था कि नीट को अति प्रिय ये बातें, ये स्टेटमेंट्स आपको ध्यान से सुनने हैं इसको। तो क्यू ई इसके ऊपर और माइनस क्यू ई इसके ऊपर, ऐसे। तो आपके पास क्या मैग्नेटिक डाइपोल से रिलेटेड ऐसी सिमिलरिटी है कि एक किसी लूप को अगर अपन मैग्नेटिक डाइपोल कह रहे हैं तो क्या किसी लूप के ऊपर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 0 फोर्स लगता है? तो आंसर है यस। तो एक दूसरी सिमिलरिटी भी यहां पे है कि देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल पे नेट फोर्स क्या लगता है? हमेशा 0, और नेट टॉर्क 0 भी हो सकता है और नॉन 0 भी हो सकता है। याद है आपको ये बात? 0 कब होगा नेट टॉर्क? जब डाइपोल पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ या उसके अपोजिट डायरेक्शन की तरफ अलाइंड हो, तब नेट टॉर्क क्या लगता है? 0 लगता है। अदर केस में टॉर्क लगता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसमें भी ऐसा ही था, कभी 0 भी टॉर्क लगा था और कभी कुछ और भी लगा था टॉर्क। और नेट फोर्स हमेशा ही इसके ऊपर क्या लग रहा है? हमेशा ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 लगता था, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स क्या लग रहा है? 0। तो वाह एक्सप्रेशन हो गया बच्चों, ये तो जबरदस्त एक्सप्रेशन हो गया। एक्सप्रेशन ये है कि एम हमारे अभी भी और भी काम आ रहा है इस एक रिजल्ट के अलावा। तो हम यहाँ पे दूसरी सिमिलरिटी लिखने जा रहे हैं कि इन यूनिफॉर्म, यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आप एनालॉगस बिठा सको, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल
इज इक्वल्स टू 0। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल पे नेट फोर्स 0 होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। इसी प्रकार इन यूनिफॉर्म, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म पहन के आएगा, मैग्नेटिक फील्ड नेट फोर्स ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल। व्हाट इज ए मैग्नेटिक डाइपोल? एनी करंट कैरिंग लूप इज ए मैग्नेटिक डाइपोल। एनी लूप विच कैरीज करंट इज ए मैग्नेटिक डाइपोल। तो उसके ऊपर भी नेट फोर्स क्या लगेगा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या लगेगा? इज 0। ठीक है। दूसरी सिमिलरिटी, उसको कहा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वो भी हमने वर्ड कॉइन किया था उसको, इसको कह रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। हो सकता है यार क्या ये नाम चंबा और ऐसे ही है, मतलब कोइंसिडेंस हो गया होगा, लेकिन आपको एक बात बहुत अच्छे से याद होगी, आप ध्यान से सुनिएगा, कि मैंने एक डाइपोल ऐसा बना के दिया था आपको इस टाइप से दिया था, और आपको मैंने बोला था कि अगर इसमें करंट ऐसे बह रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइनें जो होती हैं वो कुछ इस प्रकार से होती हैं, याद है आपको? अच्छे से याद है ये बात? ऐसे होती है, एक्सियल पॉइंट पर एकदम सीधी सीधी ऐसी हो जाती है ऐसा, और हमेशा इस तरफ रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे नहीं है कि इस रिंग के इधर तो ऐसे ही और ऊपर ऐसी, ऐसा नहीं है, दोनों तरफ ही ऐसी ऐसी रहती हैं वो। ये भी क्लोज लूप बना रही हैं, ये बड़े सर्कल हैं, ये इनफाइनाइट रेडियस का सर्कल है, सारे क्लोज लूप हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है, हमेशा क्लोज लूप बनाती। ये क्या चीज़ है? ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग लूप है। ये है कि नहीं करंट कैरिंग लूप? अगर आप एक बार मैग्नेट का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना, मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहो तो कैसा होगा? अंदर से ऐसा ऐसा होता है कि नहीं होता है वो बार मैग्नेट वाला? ये इसके साथ सिमिलर है कि नहीं है? ये क्या है? ये एक नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, बिल्कुल बार मैग्नेट है। एक नॉर्थ पोल है, क्या है इसमें? साउथ पोल है। साउथ पोल दिख नहीं रहा है यहाँ पे, साउथ बना रहा है। एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। एक चीज़ क्या है? बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में कितने पोल हैं? 2 पोल। ये डाईपोल है ना, मैग्नेटिक डाईपोल है या नहीं है? ये है। और ये क्या है? करंट कैरिंग लूप, एक डाईपोल है यार। अगेन मैसिव मैसिव सिमिलैरिटी जो हमको इस बात के लिए एम्फेसाइज कर रही है कि ये और ये यही है। ये छोटी सी बातें हैं बच्चों, एक बहुत भयंकर बात बताता हूँ मैं आपको, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सिमिलरिटी इनके बीच। वो ये है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है एक्सिस के किसी ऐसे पॉइंट पर जो उसके डोमेन से थोड़ा दूर ज्यादा हो, आर ग्रेटर देन ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये होता है 2kp पर। अगर के क्या चीज है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जो कि 9 × 10⁹ या फिर 1/4πε होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वाला कांस्टेंट जो कि म्यू नॉट अपॉन में 4π, आई नहीं, म्यू नॉट अपॉन 4π, ये वाला के डैश लिख लेता हूं उसको, इसका नया कांस्टेंट है भाई m। अच्छा, अगर ये आ जाता है तो मेरी बात मान लोगे बच्चों? एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अगर ये आ जाता है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड था ना ये एक्सियल पॉइंट पे, मैग्नेटिक फील्ड अगर m वर्ड में कोई सच्चाई है उस कोइंसिडेंस में, जिसको अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कह रहे हैं, तो उसमें कोई रियलिटी है, तो ये रिजल्ट मैच खा जाने चाहिए। यानी एक लूप जो है ना वो बार मैग्नेट ही है, मैग्नेटिक डाइपोल ही है, और एक लूप का आपको इसके एक्सियल पॉइंट पर फील्ड पता है क्या? एक लूप की वजह से फील्ड डिराइव किया था आपने, याद होगा। मैं लिख देता हूं उसको, एक्सप्रेशन को दोबारा। क्या फील्ड होता है बताना जरा एक बार? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, आर जहां पे उस लूप का रेडियस है, बहुत बढ़िया बेटा, अपॉन में 2r² प्लस x² की पावर 3/2, बहुत बढ़िया। ये मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी भी एक्सियल पॉइंट जो x दूरी पर है। अब देखो मेरी बात सुनो, अब x को मैं बहुत दूर ले लेता हूं r की तुलना में, तो r को इग्नोर कर दूं। कौन सा r इग्नोर करूं? नीचे वाला कि ऊपर वाला? नीचे वाला, है ना। r² मतलब 1 करोड़ प्लस 20,
इस वाले को प्लस 20 वाले को इग्नोर, इसको मत कर देना, इस 20 को इग्नोर नहीं हुआ, ठीक है। तो बी, इफ अगर ये कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे, इन्वोक करेंगे, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर टू आर क्यूब हो जाएगा। आर आर को तो इग्नोर करना था, एक्स क्यूब हो जाएगा, डन, एक्स दूरी पे, डन। अब पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, यूं ही कर दो यार। व्हाट इज दिस? This is m because this is I and this is the area enclosed by this I. This is m. So mu naught m upon 2 pi x cube. देखो प्यारे बच्चों, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा। ये इसका कांस्टेंट है कि नहीं है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसका k है कि नहीं? तो 2 k डैश m अपॉन में x क्यूब x दूरी पर। वाओ, दिस इज अ मेजर सिमिलैरिटी। यानी यही m मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होना ही चाहिए हर हाल में। ये m बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मैग्नेटिज्म में। सिर्फ ऐसे नहीं है कि एक एनालॉजी मैच कर रही है, सब कुछ कंप्लीटली उस रिजल्ट से मैच हो रहा है अगर आप m को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर कह दो तो। यहां पे इस चैप्टर का सार लिख रहा हूं मैं। 3 पार्ट्स में चैप्टर था। पहला था, मैं वापस लिख देता हूं अंतिम बार, और फिर हम इस m को और डिटेल में पढ़ेंगे कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और इससे कैसे टॉर्क निकालते हैं और इससे कैसे पोटेंशियल एनर्जी फीचर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये 3 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे लिख दूं, इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इतने बड़े चैप्टर्स को सिर्फ 3 ही पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में ए मूविंग चार्ज, ये सब पढ़ा था अपन ने, है ना। प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। इसके लिए हमने 2 लॉज पढ़े थे। कौन से थे? बायो सावर्ट्स लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ। उनसे कैलकुलेशन की थी कि एक मूविंग चार्जेस या कुछ मूविंग चार्जेस कैसे मैग्नेटिक फील्ड को कितना कितना कहां कहां कैसे कैसे प्रोड्यूस करते हैं ना। एक करंट कैरिंग वायर का वगैरह का सबका देखा था। दूसरा जो पॉइंट है, ए मूविंग चार्ज एक्सपीरियंसेस, ये भी पढ़ लिया अपन ने, क्यू वी क्रॉस बी। मैग्नेटिक फोर्स, एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट। तीसरा, इसमें भी एक मूविंग चार्ज भी लिख सकते हो, बल्कि ज्यादा ऐसा लिखना चाहिए, एक करंट कैरिंग लूप, सीसीएल। और यहां पे वर्ड आएगा, लास्ट जो सेगमेंट है इस चैप्टर का वो है बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। ऐसा एक करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा बिहेव करता है, इसलिए उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर डिफाइंड होता है। डन, इसको लिख लो। तो आइए इस तीसरे सेगमेंट ऑफ द चैप्टर को पढ़ते हैं और m के लिए कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले m को निकालना सिखाता हूं मैं तुमको। ठीक है, इजी केसेस लेते हैं शुरू में और फिर कुछ अच्छे केसेस लेंगे। m निकालना सीखते हैं, m को कैलकुलेट कैसे करते हैं ये सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे इजी केस, ये एक लूप है और इसमें करंट आई ऐसे फ्लो कर रहा है, इसका रेडियस है r। शाबाश बच्चों, मुझे इसका m बता दो। इसमें एक टर्न है और अगर मैं आपको नंबर ऑफ टर्न्स अलग से नहीं बोलता हूं तो बाय डिफॉल्ट आप एक टर्न लेना। तो m क्या हो जाएगा? I इंटू में एरिया। एरिया वो एरिया होता है जो ये करंट I अपने अंदर समाये हुए होता है। तो एरिया हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर।
जो ये करंट लिखा गया करंट आई अपने अंदर एरिया जो समेटे हुए है जिसको जो इसके अंदर आ जाए वो करंट एरिया, वो वाला करंट यहाँ पे, वो वाला एरिया यहाँ पे लिखते हैं। तो दिस इज एम, और अगर मैंने वेक्टर का निशान लगा रखा है तो ये हो जाएगा कि कैप। डन, इजी। एक और कैलकुलेशन कीजिए, थोड़ी सी हार्ड। इजी का अपोजिट क्या होता है? टफ या हार्ड? हार्ड। ये आई करंट है, सब में ही सब में ही आई होगा ना, फिर एक में किसी में आई है तो ये आई करंट फ्लो कर रहा है। हम्म, ये यहाँ से इसका सेंटर है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और इनके बीच में कोई गैप नहीं है, नो गैप, टाइट वाइंडिंग्स है कतई, ठीक है। और ये नंबर है इनका n, लूप्स की संख्या है n। नहीं, पाई आर स्क्वायर एक एरिया कैसे ले सकते हो आप? इसका एरिया अलग है, सबका एरिया अलग है, नो गैप। और उसके बाद में आपको फाइंड करना है इसका m, तो ध्यान से सोच के m फाइंड कीजिए। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है n, सारा डेटा दे दिया है ना, i है करंट और r है इसका कंप्लीट रेडियस। एक बच्चे का उत्तर आया है n इंटू में पाई आर स्क्वायर, आई पाई आर स्क्वायर, जो कि कतई गलत आंसर है। क्यों है? क्योंकि सभी n लूप्स का जो रेडियस है वो r नहीं है, सभी करंट r रेडियस के सर्कल में नहीं घूम रहे हैं, कोई जीरो वाले में भी है, कोई अंतिम वाला है r वाले में, तो एकदम लास्ट। अब बताओ, देखो इधर देखो, ये यहां पे कोई भी जगह पे चले जाओ, मतलब यहां पे मत जाओ, कोई मैं कोई भी जगह कह रहा हूं तो यहां पे क्यों जाओगे, कोई भी जगह पे चले जाओ, ठीक है। और वहां पे ये एकदम पास पास में ही सारे टर्न्स, मैंने तो आपको ऐसे स्पाइरल बनाने के लिए दिखाने के लिए ऐसा करा है कि थोड़े थोड़े अलग अलग है, बहुत टाइम लग जाएगा ना इनको बनाने में अदरवाइज। तो यहाँ पे कुछ मैं मान लेता हूँ इतनी जगह में कुछ डेल एन या डी एन टर्न्स हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक जगह पे जाएंगे तो एक यूनिक रेडियस लिख पाएंगे ना, मतलब भाई कि करंट, इस करंट ने कितना एरिया एनक्लोज कर रखा है वही लिख पाएंगे ना। अरे कौन सी जगह चले, किसी भी एक जगह जाएंगे तो ऐसा कर पाएंगे ना, किसी भी एक जगह जाएंगे तो ऐसा कर पाएंगे। अरे हाँ कि नहीं? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो m आ जाएगा वो छोटा सा m आएगा, और सभी का m लकीली अलजेब्रिक एडिशन ही करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन में अलजेब्रिक एडिशन ही होता है, क्योंकि हम मेजर तो वेक्टर क्वांटिटी कर रहे हैं लेकिन सभी m बाहर की तरफ है। तो डेल m हो जाएगा छोटा सा, वो हो जाएगा उसमें नंबर ऑफ टर्न्स डेल n इनटू में i, उसमें जो करंट i ने कितना एरिया एनक्लोज कर रखा है वो लिखना है, तो वो लिखना है पाई आर स्क्वायर। कोई भी r दूरी पे चले जाइए, और ये डेल एन टर्न्स कितनी दूरी में है, r दूरी पे जाएंगे तो डी आर दूरी में डेल एन टर्न्स है कि नहीं? अरे हम किसी r दूरी पर गए और एनक्लोज करंट लिखा, एन जो एन करंट के द्वारा एनक्लोज्ड एरिया लिखा पर्टिकुलरली, पाई आर स्क्वायर। अरे हाँ कि नहीं? जैसे मैं एक लूप देता आपको, ऐसे सुनना सोचना, इसमें मैं मान लो डेल एन टर्न्स देता हूं आपको, कितने डेल एन, या एन एन देता तो एन इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू आई लिखते आप। तो ऐसे ही आप यहां पर गए और यहां पर ऐसे ऐसे करके कुछ आपने कहा कि डेल एन टर्न्स हैं जी, और हर एक में आई करंट है, तो डेल एन इंटू में आई इंटू पाई आर स्क्वायर, हमने इसका डीएम लिख दिया, डेल एम लिख दिया। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा एम, इसको इधर से इंटीग्रेट करेंगे तो देखो आई कांस्टेंट है हर एक में, पाई कांस्टेंट है, डेल एन इंटू आर स्क्वायर इसके अंदर रहेगा। डेल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसके अंदर, तो अगर एन टर्न्स हैं कितनी दूरी के अंदर, आर दूरी के अंदर, तो डी आर दूरी के अंदर इतने टर्न्स होंगे यार। ये किसका वैल्यू है? डेल एन का वैल्यू है
n बाय आर इंटू में डी आर इंटू में आर स्क्वायर। ठीक है, इसको करना है हमको इंटीग्रेट। अब की बार कॉन्स्टेंट्स बाहर ले लेता हूं मैं सारे। तो m क्या हो जाएगा पूज्य बच्चों, आई पाई अपॉन में r इंटू में n, ये सब कांस्टेंट लोग हैं। गलती ना हो जाए, कोई ध्यान से देख लेना इसको। कांस्टेंट सारे बाहर चले गए ना, जो जो कांस्टेंट थे सब कुछ सही से लिख रखा है ना यहाँ पे। जीरो से लेकर कैपिटल आर तक हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। जीरो से लेकर कैपिटल आर तक इंटीग्रेट कर देंगे तो हम पाएंगे ये आ जाएगा हमारा m। कोई और कलर ले लेते हैं, आई पाई n r, और ये हो जाएगा आर क्यूब बाय 3। तो ये हो जाएगा आई पाई n r स्क्वायर बाय में 3। मैं तो डायमेंशन चेक करके दे सकता हूँ, डायमेंशन इसकी सही है तो रिजल्ट भी सही होगा ये। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। अब आप एरिया एनक्लोज का महत्व समझे वर्ड का, मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एक यूनिक एरिया उस करंट के द्वारा एनक्लोज होना चाहिए। एक और आसान केस करते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा ना m को वेक्टोरियली डिफाइन करना भी सिखा देता हूँ, वेक्टोरियली डिफाइन करना भी सिखा देता हूँ। देखो ऐसा है कि ये है कोई स्क्वायर, या स्क्वायर ले लेते हैं एल साइड। कैलकुलेशन के बजाय समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या कर रहे हैं अब। तो ये m का क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा, और इसका वैल्यू हो जाएगा एल स्क्वायर इसका वो, और अगर आई इसके अंदर करंट है और n टर्न्स है तो n टर्न्स से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है। इसका m ऐसा लिखते हैं। अब मान लो ये थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड हो, यानी कि इसी को मैं थीटा एंगल उठा लेता हूँ। तो प्यारे बच्चों ये जो m का वैल्यू है ये बदल जाएगा क्या? नहीं, m का मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, और ये थीटा एंगल उठ गया है। अच्छा ये m वेक्टर है, तो ये m वेक्टर पुराने वाला जो m वेक्टर था वो किस में था? k में। अगर आपको थीटा या आउट ऑफ द प्लेन चीजें बहुत ही कम समझ में आती है ना, तो जो मैंने आपको एनालॉजी आज ही बताई थी ना कि ये जब थीटा था तो वहां से कितना था, जीरो था, ऐसे करके वाली एनालॉजी आप लगाओ। देखो मेरी बात सुनो, जब ये थीटा जीरो था ना तो ये सारा के में था। जब ये थीटा उठ करके 90 हो जाएगा तो ये सारा आई में हो जाएगा। थीटा जब जीरो था तो सारा के में था। थीटा जब 90 हो जाएगा सारा आई में हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ कि के वाला कोस थीटा से लिखूं या साइन थीटा से लिखूं? कोस थीटा से लिखूं कि साइन थीटा से लिखूं? के वाला, ये जो के वाला है जब जीरो है, थीटा जब जीरो है तो सारा के में है, तो किससे लिखूं? जीरो है जब थीटा तो सारा का सारा के में है, तो कोस थीटा से लिखूं। ये एम हो जाएगा एम कोस थीटा के। और जब थीटा 90 है तो सारा का सारा किस में है? आई में, के में कुछ नहीं बचा, तो एम साइन थीटा, या फिर एम कॉमन, चलो यूनिट वेक्टर साइन थीटा आई। तो एम का जो भी वैल्यू है कोस थीटा के प्लस साइन थीटा आई। बस बात सिंपल। जब थीटा थीटा हो तो जैसे थीटा को 0 डिग्री डाल दो तो एम के, एम का वैल्यू है ये, एम का वैल्यू आप कभी भी ये लिख सकते हैं, ये के कैप नहीं आएगा साथ में। ठीक है, अरे क्लियर है क्या? अब डायरेक्शन नहीं है इस एम के अंदर छुपी हुई, इसके अंदर छुपी हुई डायरेक्शन, ये यूनिट वेक्टर है इसका, ये एम वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, और इस एम का वैल्यू है आई एल स्क्वायर, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड था तो ये वाला हो जाएगा। बहुत आसान है वेक्टोरियल लिखना। वेक्टोरियल लिखना क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि मान लो एम क्रॉस बी करना है आपको, और बी दे रखा है आई प्लस जे प्लस के, ऐसा उटपटांग बी दे रखा है, तो टॉर्क निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए अगर हम एम को नहीं लिखना जानते तो। अरे क्लियर है क्या मेरी बात? इसलिए एम को वेक्टोरियल लिखना आना चाहिए, आसान सी बात है वैसे। अच्छा, तो मान लो कि कोई क्वेश्चन आपको ऐसा देता है एम को कैलकुलेट करने के लिए। अभी तक हम करंट का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, करंट को ही देख रहे हैं ना। जैसे मान लो कि
इस टाइप से कोई क्वेश्चन है, ये है और ये है, ये आपको समझ में आ रहा है? इसका प्लेन व्लेन जैसे ये तो प्लेन में है ही, आप वाले में इसमें जो बोर्ड है जहाँ जिसमें एक ऐसे, समझ रहे हो, ये एक ऐसे है और ये नीचे वाला ऐसे आउट ऑफ द प्लेन। समझ में आ रहा है कि और टिल्ट करूं उसको? समझ में आ गया ना? ये है चित्र। तो अब देखो मेरी बात सुनो, ये करंट आई ऐसे फ्लो कर रहा है इसमें, ठीक है। अब आपको इसमें क्या बताना है? एम बताना है इसका, और इसका साइड है एल, ये दोनों ही स्क्वायर हैं, दोनों ही स्क्वायर हैं ये। लेकिन स्क्वायर तो ऐसा फिगर होता है जो कंप्लीट हो, और यहाँ पे एम बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भाई एरिया लिखते थे सर, एरिया तो एक 2D ऑब्जेक्ट का होता है, 3D ऑब्जेक्ट का भी सरफेस एरिया या फिर ऐसी चीजें होती है एरिया। ये तो तीनों डायमेंशन में आ गया ना ऑब्जेक्ट। जैसे स्फीयर का सरफेस एरिया जरूर होता है, पर स्फीयर का अंदरूनी रूप से कोई एरिया नहीं होता, फिर तो वॉल्यूम होता है फिर उसका। तो ये 2D ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो अपन क्या करते हैं, देखो मेरी बात सुनना ध्यान से। एक करंट आई जो है ना, वो इस डायरेक्शन में मान लेता हूं मैं, ऐसे मुंह उठा के, तो ये कंप्लीट हो जाएगा ना। एक इसमें आई करंट फ्लो हो रहा था, एक करंट आई मैंने ऐसा मान लिया, तो ये ऊपर वाला कंप्लीट हो गया क्या? ये ऊपर वाला लूप कंप्लीट हो गया क्या? प्यारे बच्चों मेरे को ये बताओ, एल साइड का कंप्लीट है। एक करंट में आई जो है वो ऐसा मान लेता हूं, तो इसमें अभी भी कोई करंट नहीं जा रहा मैथमेटिकली, इससे क्या हो जाएगा? नीचे वाला कंप्लीट हो जाएगा। हाँ कि नहीं? यहीं पे तो कुछ नहीं था और अभी भी कुछ नहीं है, तो दोनों में आई आई करंट मान लूं क्या? ऐसा ऐसा मान सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, मैथमेटिकली बात वही है, तो ठीक है, फिजिकली भी वही आएगी। अगर नहीं आ पाती है तो फिर हम मैथमेटिक्स और फिजिक्स को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। ये आई करंट है, ये आई करंट है, ये एल साइड है, बस बात सिंपल होगी। अब इसका एम किस तरफ है? माइनस के एफ की तरफ। तो एम उसका एम है और इसका भी एम एम है, क्योंकि वही करंट है, वही एरिया है भाई। तो एक तो एम है किस तरफ? माइनस के एफ की तरफ, और दूसरा एम किस तरफ है? ये जो करंट है ना, ये ऐसे जा रहा है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ऐसे। मेरी बात समझ रहे हो ना? ऐसे करके, ऐसे यहां से कोई आदमी देखेगा तो बाहर आएगा, बाहर मतलब ऐसे आ रहा है सीधा। अब इसमें तो बना नहीं सकते ना, ऐसा हाथ है यार, ये करंट ऐसा है, अरे हाँ कि नहीं? तो इसकी तरफ ऐसे फिंगर कर्ल करेंगे तो किधर आएगा? माइनस जे में, तो उसका वैल्यू भी एम है, माइनस जे कैप। ये क्या आ जाएगा? एम जे माइनस का लिख लेते हैं, जे प्लस। ये यूनिट वेक्टर है क्या जे प्लस के? नहीं, इसका मैग्नीट्यूड होगा √2, तो ये हो जाएगा m√2। दो दो एम है यार, 2m है, वो परपेंडिकुलर है, तो √2m आएगा ना उसका आंसर। ये सुनो, m का वैल्यू क्या है? i इंटू में l स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा, m का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये। m का डायरेक्शन कैसे लिखा जाएगा बच्चों? ये j प्लस के, ये डायरेक्शन ही है, और इसका यूनिट वेक्टर 1/√2 से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा, मतलब j और k के बिल्कुल बीचों बीच से निकलेगा, माइनस j और माइनस k के। अरे क्लियर है? ऐसा उसका एक यूनिक m हो जाएगा। तो ऐसा कुछ कटा हुआ पोर्शन दे दे तो m निकाल लाओगे क्या? इसका एक m है और वो एक किसी दिशा में पॉइंट कर सकता है, एक वेक्टर एक ही दिशा में पॉइंट कर सकता है पर्टिकुलरली। नेक्स्ट, ओ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिएगा इसको, कि अब की बार अपन देख रहे हैं m, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पूरा नाम है इसका, m भाई का, फॉर ए रिवॉल्विंग चार्ज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकता है। देखो, अगर हम आईआईटी पेपर देते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक क्वेश्चन का भाग होता है, उसमें हमें हो सकता है रास्ते में कहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ जाए और फिर आगे क्वेश्चन हल करना पड़े। जब नीट और जेई मेंस का पेपर देते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया खुद अपने आप में क्वेश्चन भी हो सकता है, या आप खुद ही उसका वैल्यू निकालो, वही क्वेश्चन है कि तुम्हारा, तो एम खुद एक क्वेश्चन हो सकता है। तो उसमें ये क्वेश्चन प्रचलन में है जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, और कुछ बातें भी इसके साथ, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी इसके साथ डेवलप करेंगे अपन।
तो स्टार्ट करें एम का कैलकुलेशन रिवॉल्विंग चार्ज के लिए। सबसे पहले सबसे इजी केस, सबसे सिंपल केस, सबसे इजी केस है हमारे पास ये। मान लीजिए कि एक कोई पॉजिटिव चार्ज है ई वैल्यू का या क्यू वैल्यू का, लेट्स से। देखो, किसी पेपर की टेक्निक ये होती हो ना कि जो सिली मिस्टेक ही करवाना चाहता हो, तो वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करवाएगा। उस इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या निकालेंगे हम? करंट। प्रॉब्लम ये है, वो जो करंट आएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। और एम किस पे डिपेंड करता है? करंट के डायरेक्शन पे। करंट का रेवोल्यूशन किस तरफ है? मतलब इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है तो करंट इधर आएगा, तो एम का डायरेक्शन किधर आना चाहिए? अंदर। और अपन जल्दी से के कैप वाला ऑप्शन टिक कर देंगे। ऐसा मत करना। चार्ज का जो नेचर है वो पक्का देखना आप, डायरेक्शन पर्पस के लिए। माइनस प्लस की गलती से बचने के लिए पक्का देखना। खैर, ये क्यू चार्ज रिवॉल्व हो रहा है और इसका रेडियस है आर। इसका एम बताना है, इसका एम बताना है। बोहर्स मैग्नेट्रॉन है ये। एक अगर यहाँ पे चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन होता और ये फर्स्ट ऑर्बिट होता तो उससे कम एम किसी का नहीं आ सकता। वो बोहर्स मैग्नेट्रॉन कहते हैं केमिस्ट्री वाले। और इसका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। एम निकालने के लिए एम का फॉर्मूला चाहिए। एम का फॉर्मूला होता है आई इंटू ए, अगर एक ही टन है तो। ए है उस आई ने जो एरिया इनक्लोज कर रखा है। तो सबसे पहले हमको आई निकालना पड़ेगा। आई निकालने के लिए आई का फॉर्मूला, आई का फॉर्मूला कि आई का मीनिंग क्या है? आई का मीनिंग है कि अमाउंट ऑफ चार्ज जो किसी क्रॉस सेक्शन को पर यूनिट टाइम क्रॉस करके जा रहा है, किसी पर्टिकुलर एरिया के क्रॉस सेक्शन को जा रहा है क्रॉस कर करके, अमाउंट ऑफ चार्ज, तो वो होता है आई। तो कितना जा रहा है? यहां पे बैठ जाएंगे जाकर के और बोलेंगे कि ये क्यू चार्ज गया है और हर कितने टाइम में जा रहा है? 2 पाई बाय ओमेगा, जो इसका टाइम पीरियड है। इसका टाइम पीरियड है 2 पाई बाय ओमेगा। क्यू चार्ज क्रॉस कर करके जा रहा है। ये नॉन स्टेडी करंट है वैसे ना। डेल्टा क्यू, क्यू कितना है? क्यू है और टाइम है जिसको, जिस टाइम में ये क्रॉस कर रहा है 2 पाई बाय ओमेगा। यह आ जाएगा आपका करंट। तो अब हमको क्या लिखना है? एम। एम हो जाएगा, एम हो जाएगा आपका क्यू ओमेगा बाय 2 पाई, यानी करंट इनटू में एरिया जो कि है पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई को उतर रखाओ, तो ये एम कितना आ जाएगा? क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। ये निकाला था आपने? तो इससे थोड़ा मुश्किल है ये, इतना सिंपल नहीं है। चलो एक एक और सिंपल दे देता हूँ, रिंग का दे देता हूँ, रिंग का। एक रिंग है प्यारे बच्चों, उसके ऊपर कुछ चार्ज रखा हुआ है और चार्ज पर यूनिट लेंथ है लेमडा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो चार्ज, इसका वैल्यू है लेमडा। और ये दूरी है इसका रेडियस। ठीक है, ये रिंग है और इस रिंग को अपन ओमेगा वेलोसिटी से घुमा रहे हैं। किसको ओमेगा वेलोसिटी घुमा रहे हैं? रिंग को। और रिंग के ऊपर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसका डेंसिटी है लेमडा। तो इसके लिए हमको m कैलकुलेट करना है। फाइंड m। m गुम गया है, उसको फाइंड करना है। इसको सबसे पहले हमको i निकालना है, वही गोल है हमारा। i क्या होगा? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन लेमडा इंटू 2 पाई आर। इसके ऊपर चार्ज फैला पड़ा है, अपॉन में 2 पाई बाय ओमेगा उसका टाइम पीरियड होगा। बस वही काम वापस कर दिया। तो आई कितना हो जाएगा? लेमडा आर ओमेगा। ये आई का एक्सप्रेशन मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी सिखाया था। सही है, कोई गलती तो नहीं हुई है? ये है अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज कौन सा है? लेमडा, चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू में लेंथ। इतना है अमाउंट ऑफ चार्ज, इतना, अपॉन में 2 पाई बाय ओमेगा टाइम पीरियड। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, आई इतना आ जाएगा। अगर आई ये है तो बस एन आई ए फॉर्मूला होता है। तो m इक्वल्स टू आई इंटू में एरिया। एरिया होगा इसका पाई आर स्क्वायर। तो एक आर पहले से था तो पाई आर क्यूब।
अच्छा, और इसको वेक्टर लिख दिया मैंने, तो रिंग ऐसे रोटेट करवाई थी, ये हो जाएगा के कैप, ऐसा। ठीक है, अब एक मुश्किल क्वेश्चन कीजिए आप, इससे इसकी तुलना, वैसे बहुत मुश्किल नहीं है वो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और ये आ सकता है। अगर एम के कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन देंगे ना, तो ये क्वेश्चन काफी चांसेस है कि आपको अपीयर हो। तो ये एक डिस्क लीजिए आप, डिस्क, इस डिस्क को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर दीजिए, और डिस्क के ऊपर सिग्मा चार्ज डेंसिटी का चार्ज फैला दीजिए और उसका अमाउंट कर दीजिए क्यू। मैंने क्यू और सिग्मा दोनों इसलिए एक साथ लिखे हैं ताकि दोनों में ही आंसर बता सकूं। आप लोग किसी एक टर्म में बता देना, चाहे सिग्मा में बता देना। सिग्मा में क्या है, सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी, इसके ऊपर पूरी ऊपर चार्जेस पड़े हुए हैं, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। और क्यू क्या है, ये सारा चार्ज अगर आप जोड़ देते हो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर से, तो वो अगर जोड़ देते हो सारा चार्ज तो क्यू आ जाता है, और रेडियस है इसका आर। मैं दूसरे कलर से शो कर देता हूँ ये सब चीजें। रेडियस इसका है आर, आर इसका रेडियस है सर्कल, इसका डिस्क का, और इसको घुमा डाला है अपन ने ओमेगा से। इस बार एक लूप घूम रहा है, दूसरा अलग घूम रहा है, तीसरा अलग, हर एक का रेडियस अलग अलग है। तो आपको इसका एम कैलकुलेट करना है, एम बताना है, इसका एम फाइंड करना है। देखो, इसमें एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि हर एक रिंग जो है, बहुत सारी रिंग्स हैं इसमें, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर एक रिंग अलग अलग रेडियस की है भाई, और दिक्कत ये है हमारे को। जैसे ये डिस्क है, यहाँ से यहाँ पर जाके कोई रिंग कंसिडर करी, अब इस रिंग पे कुछ चार्ज होगा, वो चार्ज घूम रहा होगा, वो चार्ज अपना एक अलग रेडियस में घूम रहा है, आगे कोई चार्ज होगा वो अपनी एक अलग रेडियस में घूम रहा है। तो सब चार्जेस जो है वो अलग अलग रेडियस की रिंग में सर्कुलेट कर रहे हैं। और जो करंट आई हमने लिखा था, वो क्या लिखा था, करंट आई क्या लिखा था, Q अपॉन में 2 पाई बाय ओमेगा। और Q क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू में एरिया। एरिया हर एक जगह का अलग अलग है, और फिर वो एम में भी एरिया इनक्लोज लिखना है तो काफी गड़बड़ है। तो हम क्या करते हैं ना, किसी आर दूरी पे चले जाते हैं, और इतना सा करंट देखो आप, सिर्फ इतना सा चार्ज देखो जो सर्कुलेट कर रहा है, कितना सा, इतना सा, ये कितनी लेंथ में है, डी आर तो इसका लेंथ है, ये वाला लेंथ, और 2 पाई आर इसका रेडियस है। तो इतना चार्ज घूम रहा है, अरे हाँ कि नहीं, तो इतना चार्ज घूम के कितना आई कंट्रीब्यूट करेगा, आई होगा क्यू जो चार्ज है अपॉन में टाइम पीरियड। अरे हाँ है ना। वैसे आप एलिमेंटली अगर एक आप रिंग का भी जानते हो पहले से ही, तो आप ऐसे रिंग का डायरेक्ट एम लिख के, डेल एम लिख के, और फिर भी इंटीग्रेट कर सकते हो, पर मैं आपको और ज्यादा बेसिक से करके दिखा रहा हूं इसको। तो आई क्यू कितना होगा, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, ये होगा कि नहीं होगा, ये अमाउंट ऑफ चार्ज है जो सर्कुलेट कर रहा है, सिग्मा इंटू उसका एरिया हो जाएगा 2 पाई आर डी आर ऑब्वियसली, और अपॉन में टाइम पीरियड विच इज 2 पाई बाई ओमेगा। 2 पाई कैंसल्स 2 पाई, तो आई कितना आ जाएगा, या डी आई इसको लिखना चाहिए मेरे को प्रिसाइजली, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर दिया तो आर डी आर इंटू में ओमेगा क्या जाएगा। इसको मैं डेल आई लिख देता हूँ, छोटा करंट है ना ये, सारा करंट नहीं, छोटा सा करंट जो इसमें फ्लो कर रहा है वो है। डन। अब इस करंट की वजह से कुछ एम प्रोड्यूस होगा, अगर ऐसे ओमेगा से घूम रहा है तो इस करंट की वजह से कुछ एम प्रोड्यूस होगा, फिर अगले वाले करंट की वजह से कुछ एम प्रोड्यूस होगा, अगले वाले की वजह से होगा, सभी की वजह से होगा। तो देखिए, अब वापस वही बात हावी हो जाती है कि इस करंट ने पर्टिकुलरली कितना एरिया एनक्लोज करके रखा हुआ है। तो कितना एरिया एनक्लोज करके रखा हुआ है, पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर, इसमें 2 पाई आर डी आर मत कर देना भाई लोग, एनक्लोज कितना कर रखा है एरिया, ये करंट था,
ऐसे ऐसे करंट जा रहा है ना, ये घूम रहा है, तो इस चार्ज की वजह से करंट कॉन्सिक्वेंट किया था। इस करंट ने कितना एरिया एनक्लोज करके रखा हुआ है, ये नहीं है वो एरिया, ये तो खुद करंट है, एनक्लोज करके रखा। जैसे यहां पर ऐसे कोई चार्ज चल रहा है, तो ये वाला एरिया थोड़ी है इसका थिकनेस, कोई कौन सा एरिया है फिर, जो एनक्लोज्ड है ये वाला, तो पाई आर स्क्वायर एनक्लोज्ड है कि नहीं। तो डेल आई करंट से होगा डेल एम, डेल एम क्या होगा, एन आई ए, एन आई ए, आई ये है, और इनटू में एरिया है पाई आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, तो डेल एम क्या हो जाएगा यहां से बच्चों, डेल एम का इंटीग्रेशन हो जाएगा एम, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन सभी एक डायरेक्शन में ही है सारे एम। व्हाट इज डेल आई, डेल आई इज, ये क्या लिखा हुआ है, सिग्मा ओमेगा आर डी आर पाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो एम आ जाएगा, वेक्टर वेक्टर बार बार लिखना है, क्या आ जाएगा, एम इधर ही घुमाया होगा तो के कैप में आ जाएगा, एम आ जाएगा सिग्मा बाहर, ओमेगा बाहर, पाई बाहर, आर क्यूब डी आर, तो आर की पावर 4 अपॉन में 4, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा और जीरो से लेकर आर तक ही इंटीग्रेट हो जाएगा। तो एम क्या आ जाएगा, एम क्या आ जाएगा, सिग्मा ओमेगा पाई आर की पावर 4/4। और अगर आप इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो यह आ जाएगा के कैप। अच्छा, सिग्मा की जगह आप लिख सकते हो कभी भी आपका मन करे तो, सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज अपॉन में पाई आर स्क्वायर। अगर आप रिप्लेस करना चाहते हो, टोटल चार्ज की टर्म्स में एक्सप्रेशन लाना चाहते हो तो अलग से मत सोल्व करना, सिग्मा की जगह आप क्यू बाय पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो। डन, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, इसको लिख लीजिए। ये जो रिवॉल्विंग चार्ज का जो पैटर्न है ना, जैसे अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि एक रोटेटिंग स्फीयर, ये एच सी वर्मा का प्रॉब्लम है, लास्ट वाले प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम, शायद इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम ही है, एक रिवॉल्विंग होलोस्फीयर, रोटेटिंग होलोस्फीयर है, उसके ऊपर सरफेस के ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है, तो इसका एम बताना है। तो देखो इन सारे सवालों को हम जो हमने अभी ऊपर किए थे रिवॉल्विंग चार्ज के, उसको हम एक शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, उस शॉर्ट ट्रिक से हम इसको करेंगे। वो शॉर्ट ट्रिक जो है वो एंगुलर मोमेंटम और एम के रिलेशन से आती है, उसको अपन कहते हैं जायरो मैग्नेटिक रेशो, जायरो मैग्नेटिक रेशो। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसी जायरो मैग्नेटिक रेशो को पढ़ने वाले हैं।